साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में आप सभी का। आज मैं एक जानकारी आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हूं, जिसमें जब किसी भूमि का आप बैनामा लेते हैं और कोई भूमि होती है जिसका आप बैनामा लेते हैं, तो उसका जब बाजारू मूल्य का निर्धारण होता है, तो उस मूल्य के निर्धारण के समय ये प्रश्न उठता है कि उस भूमि का जो है कि अगर वो भूमि कृषि है, अगर उसमें संभाव्य है कि बाद में आबादी बसेगी, तो मूल्यांकन उसका किस प्रकार से किया जाए। इस पर एक विधि व्यवस्था मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। जैसे कई बार ये देखने को मिलता है कि अगर किसी जमीन का आपने बैनामा ले लिया और बैनामा लेने के बाद उस पर जांच होती है और जांच में ये पाया जाता है कि नहीं, इसका प्रयोग जो है आवासीय होना चाहिए और इस पर जो स्टाम्प शुल्क निर्धारित किया गया है वह आवासीय दर से होना चाहिए, जबकि वास्तविकता ये होती है कि वो जमीन मौके पर खेती की होती है और आप जाते हैं जमीन को खरीदने और आप कृषि दर से मूल्यांकन करके आप रजिस्ट्री करा लेते हैं और बाद में उस पर स्टाम्प कमी यह करके आरोपित की जाती कर दी जाती है कि नहीं, उसका उपयोग जो है आवासीय संभाव्य है कि भविष्य में उसका उपयोग आवासीय होगा, क्योंकि अगल बगल आवासीय गतिविधियां विकसित हैं। तो उस पर वृद्धि की बात आती है और कहा जाता है कि नहीं, इसका मूल्यांकन आपने कम किया है, और यह कहते हुए आप पर स्टाम्प कमी का आरोपण कर दिया जाता है। और यदि आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ऐसी ही जानकारियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही एक व्यक्ति ने जमीन खरीदी थी और जमीन उसने कृषि दर पर खरीदी थी। कृषि दर के आधार पर मूल्यांकन करते हुए जमीन को क्रय किया था। जमीन क्रय करने के बाद जांच की गई और जांच में ये पाया गया कि नहीं, भूमि का संभाव्य प्रयोग जो है आबादी के रूप में हो सकता है, इसलिए इनको आबादी की दर से मूल्यांकन, स्टाम्प का मूल्यांकन देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं दिया है और उस व्यक्ति के ऊपर कमी आरोपित कर दी गई। कमी आरोपित होने के बाद केस चला और उस केस में उस व्यक्ति के विरुद्ध अवर न्यायालय ने जो है स्टाम्प कमी का आरोप सिद्ध करते हुए उस पर हर्जा आरोपित किया और स्टाम्प कमी जमा करने का आदेश पारित किया। वह व्यक्ति जो है उस आदेश के खिलाफ जो है माननीय ऊपरी अदालत में गया और ऊपरी अदालत में उसने उस आदेश को चैलेंज किया और कहा कि नहीं, ये जो आदेश हुआ है वह गलत हुआ है, क्योंकि मैंने जो उस भूमि का वास्तविक मूल्य था वह भूमि जो है कृषि दर पर मौजूद थी, कृषि होती थी उसमें, और उसने जो कृषि दर से निर्धारित उसका बाजारू मूल्य था उसको उसने अपने बैनामे में अदा किया और कृषि दर से उसका बैनामा लिया। जब ऊपरी अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई तो ऊपरी अदालत ने ये कहा कि नहीं, अगर वह भूमि मौके पर कृषि भूमि है और उसे जो है आबादी भूमि मानते हुए बाजार का मूल्यांकन किया गया है, तो ये गलत है। कोर्ट ने यह कहा कि अगर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भू व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत कोई घोषणा नहीं की गई है, तो प्रश्न यह है कि क्या स्टाम्प शुल्क के भुगतान के लिए बाजार मूल्य निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ कृषि भूमि को आबादी माना जा सकता है। तो इस मामले में यह निर्णित किया गया कि स्टाम्प शुल्क के भुगतान के लिए बाजार मूल्य निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ कृषि भूमि को आबादी नहीं माना जा सकता है। यानी आप इस आधार पर उस भूमि को आबादी का मूल्यांकन नहीं करेंगे कि भविष्य में इसमें आबादी बन जाएगी या अगल बगल आबादी है, तो उसको देखते हुए उस भूमि का मूल्य आप आबादी के रेट का नहीं ले सकते हैं। अगर उस भूमि में खेती होती है तो जो भी बैनामा होगा वह कृषि भूमि का जो रेट है उसी के आधार पर बैनामा होगा। भविष्य में इसका क्या प्रयोग होगा, संभाव्य प्रयोग की प्रासंगिकता को कोर्ट ने नहीं माना और ये कहा कि भूमि का संभाव्य प्रयोग प्रासंगिक नहीं होता है, और अगर भूमि में खेती हो रही है वर्तमान समय में तो उसी वर्तमान परिस्थिति के आधार पर ही उसका मूल्यांकन किया जाएगा। अब ये नहीं आप कह सकते हैं कि भविष्य में यहाँ जो है आबादी बस जाएगी या यहाँ भविष्य में इसका व्यावसायिक प्रयोग होगा, तो उसके आधार पर आप स्टाम्प का निर्धारण नहीं करेंगे।
जिस समय बैनामा तहरीर हो रहा है, जिस समय क्रय किया जा रहा है, उस समय उसकी क्या स्थिति है। अगर कृषि प्रयोग के लिए वो जमीन है तो कृषि उपयोग के आधार पर ही उसका मूल्यांकन दे होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि कृषि भूमि को संभाव्य उपयोग के आधार पर मात्र आबादी भूमि नहीं माना जा सकता है। यह विधि व्यवस्था आप देख सकते हैं रत्नाकर शंकर द्विवेदी बनाम स्टेट ऑफ यूपी 2012 आरएलटी पेज 442 और 2012 आरडी पेज 17 पर यह विधि व्यवस्था आप देख सकते हैं। अगर आपको भी किसी न्यायालय द्वारा इस प्रकार से अर्थदंड और स्टाम्प कमी का मामला आपका चल रहा है तो इस विधि व्यवस्था के आधार पर आप उस मामले में अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।